हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं सुजीत वर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से मेरे केमिस्ट्री क्लास में। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हम लोग आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था और मैंने आपको बताया दिया था कि इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमता है। इस बात को डिनाई कर दिया हाइजेनबर्ग ने। एक एब्रप्ट पाथ पर घूमता है और एक साथ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम निकाल पाना बिल्कुल पॉसिबल एक्यूरेटली नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम मॉडल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड कॉन्सेप्ट, एटम छूट गया यार, होता है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब आज का वीडियो लेक्चर ऐसा है ना कि आप स्टार्ट से एंड तक देखें। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों की जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। और हाँ, आज के वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स होंगे जिनको आप थोड़ा सा ये जान करके कि भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, उसके पीछे मत भागने लगिएगा, वरना अभी आपको दिक्कत हो जाएगा। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस के साथ आप चीज़ों को सीखेंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और आज के वीडियो को अच्छे से देख करके आप शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें बाकी लोगों को समझ में नहीं आती है, जो लोग एक्सप्लेन करते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊँ। चलिए, अपना लेवल थोड़ा अप रखना है हमें। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आने से पहले हाइजेनबर्ग ने आकर के नील बोर का सारा प्लान खराब कर दिया कि वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक फिक्स ट्रेजेक्टरी के साथ घूम रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए क्या है ना, पहले क्लासिकल मैकेनिक्स चलता था फिजिक्स में, बस नाम बता रहा हूँ आपको कि पहले ना क्लासिकल मैकेनिक्स चलता था। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स से जो एटम है, इसका जो पूरा बिहेवियर है, या एटम छोड़िए, इलेक्ट्रॉन ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल बिहेवियर है वो मतलब वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। खास करके जो वेव नेचर है वो तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले पार्टिकल समझा जाता था। तो लैटर दो साइंटिस्ट थे, एक तो अपने भैया हाइजेनबर्ग, जिनका नाम मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिया, और दूसरे भैया एरविन स्क्रॉडिंजर। एक बात बता रहा हूँ, नाम हम लिखने का स्पेलिंग गलत होगा, टेंशन मत दीजिएगा, ना लीजिएगा। SCHRO, लो, पता नहीं क्या है, नाम ऐसा सा रखेगा तो कैसे लिखेंगे, स्क्रॉडिंगर और स्क्रूडिंगर। तो हाइजेनबर्ग और स्क्रॉडिंगर 1927 के अप्रॉक्स में इंडिपेंडेंट तरीके से, इंडिपेंडेंट मतलब दोनों साथ में नहीं, अपना अलग अलग काम कर रहे थे, इन्होंने एक मैकेनिक्स बनाया। और कौन सा मैकेनिक्स बनाया? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इन्होंने बनाया और इस क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत सही माना गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के दोनों ही प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा था, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों को। तो अब उस समय सर आज तक यही वाला मॉडल एटम का चल रहा है। अभी तक किसी ने इसको गलत नहीं कर पाया और गलत है भी नहीं। तो यहाँ सारी चीज़ें वेरीफाई होने वाली है, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से क्या क्या होने वाला है। तो हाइजेनबर्ग ने तो अपना पॉइंट रख दिया था कि एक साथ पोजीशन मोमेंटम निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, और क्वांटम मैकेनिक्स में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और सबसे ज़्यादा जो है ना दिमाग लगा दिया किसने? स्क्रॉडिंजर ने ऐसा इक्वेशन बनाया है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। देखिए, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई भी पार्टिकल किसी पाथ पर जाता है ना, तो किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इक्वेशन तो समझते हैं ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के वेरियस इक्वेशंस हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो क्लास 11 मैथमेटिक्स में, तो आप उसको भी पढ़ेंगे लेटर, कि आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि सर y = mx + c ये क्या है सर। तो वो आपको मैथ्स के टीचर बता देंगे कि y = mx + c एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप स्ट्रेट लाइन जानते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन का ये एक इक्वेशन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। अब इसमें कौन क्या है वो सब पे मत जाइए। एक्स और वाई तो आप समझते हैं कि एक्सिस होगा, 2D है, 2 डायमेंशनल है, तो एक्स और वाई एक्सिस है। एम आप अपने सर से पूछ लीजिएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द लाइन है, ये सब का आपको वो बता देंगे। लेकिन बस आप इतना जान लो कि आप किसी भी चीज़ के मूवमेंट का, मान लीजिए वो इस तरीके से उठ रहा है, इस तरीके से डाउन हो रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये एक इक्वेशन के थ्रू इस बात को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, उसी तरीके से स्क्रॉडिंजर ने एक वेव इक्वेशन बनाया इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा था। उसका कोई ज़रूरी तो नहीं है जानने का, बट ठीक है, मैं आपको यहाँ इक्वेशन एटलीस्ट लिख करके दिखा देता हूँ, बस देख लीजिए कम से कम, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिएगा। चलिए, अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। कहाँ गया? मिल गया, मिटाने वाला। हाँ, क्या इक्वेशन लिख के दिखाया स्क्रॉडिंजर ने? वेव इक्वेशन दिखाया। डेल टू साई, ये त्रिशूल जो है ना साई है, क्या पढ़ते हैं? PSI लिखते हैं, लेकिन पढ़ते साई हैं। डेल x² डेल टू साई बाय
डेल वाई स्क्वायर डेल 2 साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम यस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे भैया ये क्या लिख दिया, ये तो हमारे टीचर ने नहीं बताया क्लास के अंदर। अरे भैया मैं आपको क्या बताया कि आप कम से कम देख लो ताकि आपको मालूम चले कि हाँ स्क्रॉडिंजर ने कितनी मेहनत की है। ये क्या है, ये वेव इक्वेशन है। ये क्या है, ये वेव इक्वेशन है। मतलब जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, एक नहीं 4-5 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस होते हैं, अलग अलग बहुत सारे होते हैं, पढ़ते रहिएगा आगे आपको मैथ्स मिलता रहेगा। वैसे ही ये एक वेव इक्वेशन है और ये वेव इक्वेशन उन्होंने बनाया है इलेक्ट्रॉन के लिए कि भाई इस तरीके से। अच्छा इक्वेशन उसका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ये एक्स वाई और जेड क्या है, एक्सिस है। एक्सिस मतलब अब आप समझ गए हो कि ये किस मोशन की बात कर रहे हैं, 3D मोशन की बात कर रहे हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू नील बोर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था, 2D में घूम रहा था, प्लेन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था। बुझा गईल कि ना बुझाइल, बुझा गईल तो ठीक बा। और कुछ बता देता नहीं, जैसे जैसे मान ला साई क्या है सर, भाई तो वेव है। जब मान लो कि जब इस तरीके से वेव की तरह ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वेव है तो एम्पलीट्यूड होगा, क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव बन रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया ना आपको, वीडियो लेक्चर जाके देखो सारा वीडियो लेक्चर एक एक करके देखो, तब एकदम क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। साई क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो वो एम्पलीट्यूड को साई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, फिर इधर ऊपर जा रहा है, तो कितना ऊपर जा रहा है मैक्सिमम पाथ से, वही हमारा एम्पलीट्यूड साई है। तो ये साई जो नज़र आ रहा है वो एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट हो रहा है। ई क्या है, ई है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, एच तो तुम सब लोग जानते हो पहले से भैया कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस सब के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। पाई जानते हो ना, नहीं जानते हो तो मत जानो, 3.14 होता है। तो ये एक्चुअली मैं सिर्फ मैंने बता दिया कि स्क्रॉडिंजर ने एक वेव इक्वेशन बनाया और वहाँ साई क्या है मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। एक एक चीज़ जेईई और नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, आपको लाइन बाय लाइन बुक स्टडी करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और आजकल तो आप देखोगे जेईई और नीट के एग्जाम में बेसिक चीज़ें कई मतलब बुक के अंदर से बीच से मिड से बात पूछा जा रहा है। एक एक चीज़ देखिए ध्यान से। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, वेव इक्वेशन के नाम से नोट कर लीजिए भाई, ये 3D इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन। किसको क्या बुलाया जाता है वो आप नोट कर लीजिए, जस्ट रिप्रेजेंटेशन दिया यहाँ पे। ठीक, चलें आगे, चलें आगे, कर लिया नोट। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा एक अलग से वीडियो लेक्चर्स का बना करके। ठीक है, चलिए हटा दें। अब मैं आपको ठीक से थोड़ा सा साई के बारे में समझा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। लिखता हूँ मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ साई, मतलब वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन, इसको हम वेव फंक्शन भी बुलाते हैं। देखिए मैं आपको एक दो कर्व बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि नील बोर के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, है ना, लेकिन स्क्रॉडिंजर और हाइजेनबर्ग के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम रहा है, एड्रप्ट पाथ पे घूम रहा है। मतलब इसकी ट्रैजेक्टरी फिक्स नहीं है, इसका पाथ फिक्स नहीं है, कहीं भी घूम रहा है, यहाँ कहीं भी घूम रहा है। और इनके हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा था और मान लीजिए उसको बहुत सारे पिक्चर्स खींच लिए गए, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ वहाँ घूम रहा था उसको बहुत सारे पिक्चर्स खींच लिए गए। मान लीजिए आप ऐसा समझो ना, ऐसा समझो कि न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ घूम रहा है, समझिए बीच में न्यूक्लियस है, दिख गया न्यूक्लियस दिखा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ चारों तरफ यहाँ वहाँ घूम रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है। जब आप देखो क्योंकि पोजीशन मोमेंटम तो फिक्स नहीं है, लगातार मूव कर रहा है और यहाँ वहाँ मूव कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा तो है नहीं, प्रूव कर चुके हैं हम पहले ही। तो इलेक्ट्रॉन, हम नहीं मतलब हाइजेनबर्ग वगैरह लोग हैं, सॉरी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लगातार मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का फोटो खींचे, एक बार खींचे, दो बार खींचे, तीन बार खींचे, 5 बार खींचे, 5 करोड़ बार इलेक्ट्रॉन का फोटो खींच लिए। और जब बहुत बार इलेक्ट्रॉन का फोटो खींच लिए और उन सारा फोटो को कंबाइन कर दिए तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा। आगे का पॉइंट है लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बार इसका फोटो में नज़र आया और जैसे जैसे हम दूर हो रहे हैं न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है।
कुछ दूर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर कुछ दूर के बाद इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए मैं एक एब्रप्ट पाथ बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक फिक्स्ड पाथ बना रहा हूँ, फिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई देने लगा। ये सेकंड सेल है, मतलब रेडियस वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिक्स्ड सेल पे फिक्स्ड पाथ पे घूमने वाला कॉन्सेप्ट गलत है। देखिए सेकंड सेल आपको नज़र दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा फर्स्ट सेल है और ये हमारा सेकंड सेल है। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर तो फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्रप्ट पाथ पे घूम रहा है। और एक खास बात आप ध्यान से देखिए कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पावर होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें जो है स्ट्रांगली वहाँ पर डेंसिटी उसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं आप, पंखा चलते हुए देखें हैं कभी, तो पंखा का नहीं फैन ब्लेड नज़र आता है क्या, क्लाउड नज़र आता है, फैन क्लाउड बोलते हैं उसको, मतलब ब्लेड नज़र नहीं आता, पंखा घूमते हुए ब्लेड थोड़ी नज़र आएगा। वैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, उसका क्लाउड जैसा बन रहा है। वही क्लाउड न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कुछ दूरी तक जाने के बाद, हाँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी फिक्स है, मान लीजिए कि R1 दूरी तक नज़र आ रहा है, फिर कुछ दूरी के बाद नज़र आ रहा है, मान लीजिए R2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन दिखना शुरू हुआ, ठीक है, R2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन दिखना शुरू हुआ। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये तो है कि कुछ कुछ फिक्स दूरी पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ट्रैजेक्टरी उसकी फिक्स बिल्कुल नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट पकड़ रहे थे कौन, स्क्रॉडिंजर। और एक्चुअली में मैं आपको भी यहाँ सिग्निफिकेंस ऑफ साई बताने चक्कर में इधर चला गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। उन्होंने रेडियस वर्सेस साई का ग्राफ बनाया। रेडियस वर्सेस साई मतलब एक्स एक्सिस पे रेडियस, वाई एक्सिस पे साई। साई क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड। साई क्या हमारा, एम्पलीट्यूड, मतलब कितना हाइट पे इलेक्ट्रॉन भाई जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, या इस तरीके से आप सोच लें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस बात को साई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखा ये गया, क्या देख रहे हैं आप कि न्यूक्लियस के जब बहुत करीब है, मतलब जब रेडियस बहुत कम है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम रेडियस, ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर थोड़ी क्या होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे थोड़ी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा हल्का होते जा रहा है, धीमा होता जा रहा। मतलब देखिए यहाँ ये लाइन को देखिए, जो लोग ग्राफ से डरते हैं ना, उनका डर मिटाना है हमें, इसलिए हम ये बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, जब रेडियस बहुत कम है, रेडियस इधर बढ़ता है ना, रेडियस इधर बढ़ रहा है, और ये साई की वैल्यू है, मतलब समझिए ना एक तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रेडियस जब बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन उस समय बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब साई बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे रेडियस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू नीचे की तरफ आ रहा है। ध्यान समझिए, जैसे जैसे रेडियस आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है या उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, और कुछ दूर तक आने के बाद वो कांस्टेंट हो जा रहा है, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जा रहा, क्योंकि कुछ देर के बाद फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये उन्होंने बनाया रेडियस वर्सेस साई का। फिर जब उन्होंने और भी पिक्चर्स देखे, मतलब आप समझिए एक बात, ये जो पिक्चर नज़र आ रहा है ना, इसी पिक्चर का ये ग्राफ है। ये जो पिक्चर यहाँ नज़र आ रहा है, जो डॉटेड शेड ब्लैक शेड आपको नज़र आ रहा है, इसका ये ग्राफ है। ये पिक्चर आपको थ्योरेटिकली क्या बता रहा है कि जब आप न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है। तो वैसे आप इस पिक्चर को भी समझो कि जैसे जैसे रेडियस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे साई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। हो रही है कि नहीं, शुरुआत में बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। तो यहाँ पे तो धीरे धीरे क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीमा पड़ने लगा, हल्का होने लगा, मतलब जैसे जैसे आप जाओगे रेडियस से दूर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो ग्राफ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या दिक्कत है समझने में हम लोगों को। दूसरा ग्राफ जब वो लोग बनाए, दूसरा ग्राफ जब बनाया स्क्रॉडिंजर ने, तो फिर बनाया, अब अगली बार रेडियस पे बनाया और रेडियस आगे बढ़ाया। तो इस बार उनका जो साई था ना, वो क्या हुआ, ऐसे आया 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 और नीचे चला गया और फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अब यहीं पर दिक्कत हो गया। साई को आप क्या बुला रहे थे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको बुलाते हैं, लेंथ को। एंड लेंथ कांट बी नेगेटिव। अगर मान लो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ साई बढ़ रहा है, तो साई ऊपर पॉजिटिव है तो साई नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अरे यार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते होगे नहीं, क्लास जूनियर क्लास में पढ़ा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो साई नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। अब क्या बताओ, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या। साई एम्पलीट्यूड है और साई की वैल्यू नेगेटिव है। अब साइंटिस्ट लोग का दिमाग घूमने लगा कि भाई साई तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब क्या किया स्क्रॉडिंजर ने, साई को हटा करके उसके जगह पे साई स्क्वायर लगा दिया। फायदा क्या है सोचो, -1 अगर आ रहा है साई का वैल्यू, तो साई स्क्वायर कर देने से ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, +1।
अगर -2 आ रहा है तो साई स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 4। मतलब क्या है कि आप साई का, मैंने यहाँ लिखा ना सिग्निफिकेंस ऑफ साई, फिजिकल सिग्निफिकेंस, लो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑन पेपर तो ठीक लगता है समझने में, लेकिन जब आप ऑन पेपर मतलब कि जब आप लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे तब तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखने जाओगे तो साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। वो सिग्निफिकेंस किसका है? साई स्क्वायर का। मतलब बेसिकली साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी की, अरे भैया ट्रेन का आवाज आने लगा, प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी को। अब सब कुछ समझते हो ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब साई स्क्वायर आप सीधा सीधा समझ लो। देखो ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, बाकी लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ। सारी चीज़ों को कवर करना, अच्छे से कवर करना, इसलिए थोड़ा ध्यान देके समझिए आप। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो क्लोज एरिया है न्यूक्लियस का, वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और उसी पॉसिबिलिटी को साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। बस को बोला जा रहा है कि ये साई स्क्वायर है, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन तो देना था, चलो साई स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि साई की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही थी। फिजिकल मतलब कुछ वैल्यू निकल जाए, तो वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि एम्पलीट्यूड था। तो साई स्क्वायर उसको बना दिया गया, मतलब साई स्क्वायर को नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होगी, जो पॉसिबिलिटी होगी न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी को साई स्क्वायर नाम दे दिया गया। तो अभी आप ये देख के रखो, मैं इसको जब आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ाऊंगा ना तो फिर बताऊंगा आपको वहाँ पे एक बार, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दिया, इसको आप ध्यान में रखो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको इतना डीपली नॉलेज नहीं होता यार। सारे बच्चे बस ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ते हैं। शुरुआत से ही जेईई और नीट लेवल की पढ़ाई करो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो बिल्कुल। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गैप है ना दोनों के बीच का, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है बिल्कुल, इसको ना हम लोग नोड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नोड। इसको जरूर ध्यान में रखना। जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, मैंने पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ 0 होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देता है, उस एरिया को क्या बुलाया जाता है? नोड। इस पर फिर बात करूंगा मैं बाद में, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूँ। हमारा टॉपिक था आज का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से क्या क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होना एकदम फिक्स हो चुका है, दूसरा वेव नेचर होना, तीसरा उसके लिए एक इक्वेशन बनाया जा चुका है, एंड मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या स्क्रॉडिंजर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया, और मैंने आपको सिग्निफिकेंस भी बता दिया। आपको मालूम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब जो वेव इक्वेशन अभी आपने देखा था ना थोड़ी देर पहले, जब उसको सॉल्व किया गया हाइड्रोजन के लिए, तो पता है एनर्जी ठीक उतनी ही आई जितने कि नील बोर ने निकाल के दिया था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जो फॉर्मूला आपको बताया था उस समय, है ना, n²/z²। वो जो वैल्यू उस समय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी थी, इंटू में z²/n² था, तो वो जो वैल्यू वहाँ पर थी ना, सेम चीज़ जो अभी भी आपको मिल रही थी यहाँ पर। इसका मतलब है कि स्क्रॉडिंजर ने जो पॉइंट बनाया, देखिए मतलब एनर्जी का पॉइंट सही है उसका, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा था कि एकदम फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये पाथ बिल्कुल रॉन्ग है। फिक्स सर्कुलर पाथ पे तो नहीं घूम रहा है, एड्रप्ट पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ वहाँ कहीं भी हर जगह मिल सकता है, जैसे प्रभु श्री राम कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी मिल सकता है। आप देखने जाओगे यहाँ, पहुँच जाएगा वहाँ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। साई स्क्वायर को कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और साई को कहा जा रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब आगे चलते हैं और चलते हैं, मैंने तो आपको पहले ही ये पिक्चर दिखा दिया है, तो अब मैं चलता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की तरफ। इसको ना ध्यान में रखिएगा, ये वाला बना के रखिएगा। एक बार जब इसको बनाऊंगा ना तो साई स्क्वायर का कैसे आपको करेक्ट करके दिखाएंगे, वही समझ में आएगा तभी जब तुमने ये अच्छे से समझा होगा। और समझा, देखो यार कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या, कैसे ध्यान में रखते हैं? यही कि साई वर्सेस आर का जो ग्राफ बना था, उसमें पहला वाला ग्राफ तो ठीक था, मगर और ग्राफ जो बनाना स्टार्ट किया तो ऐसा रिजल्ट आ रहा था जो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ कांट भी नेगेटिव। तो साइंटिस्ट लोग दिमाग लगा के साई को साई स्क्वायर बना दिया। अब जब साई स्क्वायर बना दिया तब क्या ग्राफ बनाया, तब मालूम चलेगा जब मैं आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ाऊंगा कि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है। अभी मैं आपको 2-3 बात बोलूँगा कि आप याद रखो। एक्यूरेट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का क्या है? वो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उस एरिया को नाम दिया गया
ऑर्बिटल लिख भी दूं, चलिए। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज maximum possibility of finding of electrons is called orbital। समझ में आ रहा है? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो इलाका जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसी को हम क्या बुलाते हैं? ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। लेटर आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा जब क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तब, कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आप ये समझ लो कि सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। अभी साइंटिस्ट के बारे में अगले दिन बात करूंगा, सोमरफील्ड, देखेंगे इनको भी हम लोग। सोमरफील्ड साइंटिस्ट ने सब सेल का कॉन्सेप्ट लाया। सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक्यूरेट पोजीशन मालूम चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। मतलब ऑर्बिटल नाम का कोई घर नहीं है, लेकिन उस इलाका, उस एरिया को, उस इलाके को जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसे ही ऑर्बिटल कहा जाता है। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये हमारा वीसी का बिल्डिंग है, 4 फ्लोर का पूरा, तो ये 4 सेल हैं इसके अंदर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो चारों फ्लोर है। अब उसके अंदर हर एक फ्लोर के अंदर, हर एक फ्लोर में मान लीजिए एक फ्लैट है। जैसे इस फ्लोर में कोचिंग है, उसमें एक कोचिंग है, उसके ऊपर फ्लैट है, हमारा घर है। तो कहने का मतलब है कि जो सेल का कंपैरिजन है पूरी बिल्डिंग से कर दिया गया है ना। इसमें 4 सेल हैं अलग अलग। अब हर एक सेल के अंदर सब सेल है। सब सेल मतलब 4 अलग अलग फ्लोर है। ये पूरा सेल है, ये पूरा एक सेल हो गया, और सेल के अंदर 4 सब सेल है मान लीजिए। ऐसा होगा, आगे जाकर के देखेंगे आप। और चारों सब सेल में अलग अलग फ्लोर में कमरे हैं। किसी में 2 कमरा है, किसी में 4 कमरा है, किसी में 5 कमरा है, किसी में 7 कमरा है, ऐसा भी है। तो सेल का कंपैरिजन पूरे वीसी से कर दिया गया, पूरे वीसी से। सब सेल का कंपैरिजन हमारे फ्लोर से कर दिया गया, ठीक है। और फ्लोर के बाद ऑर्बिटल का कंपैरिजन कर दिया जाए रूम से। कौन सा रूम है भाई? यहाँ पे 2 रूम है, ऊपर 4 रूम है, और हर एक रूम के अंदर रहते हैं हम लोग। मतलब हम लोग क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन, हम और आप। तो इस तरीके से कंपेयर किया गया कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ रहता है। तो सेल वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्टली सेल में नहीं रहता। सेल के अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको ऑर्बिटल बुलाते हैं। और ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल समझ में आ गया हो तो आप नोट कर लीजिए। ये पॉइंट स्क्रॉडिंजर लेकर के आए हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर भी घूमता हुआ नजर आता है। मतलब आप देखिएगा, एक बार पिक्चर बनाए दिखाएं आपको, देखिए। इसको हटा दें, पहले इसको नोट कीजिए ना, फिर आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। फिर आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन भी कैसे घूम रहा है। हटा दें। पूछ कर रहे हैं सर, हटा के पूछते हैं, एकदम बुड़बक समझे हैं का। ये देखिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ घूम रहा है। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? कहीं भी घूम रहा है, एकदम मधुमक्खी जैसा। जैसे मधुमक्खी मिठैया के चारों तरफ नाचते रहता है ना, है कि नहीं? तो यहाँ वहाँ नाचते नाचते जब बहुत सारा फोटो खींच लिए इसका, तब क्या हुआ? मधुमक्खी कभी यहाँ नज़र आ रहा है, कभी वहाँ नज़र आ रहा है, फिक्स पाथ पे घूम रहा है का। लेकिन हाँ, मिठैया के नज़दीक सबसे ज़्यादा घूम रहा है। का है? मिठैया न्यूक्लियस है, समझ रहे हैं ना? तो वहीं पर घूम रहा है बार बार। तो घूमते 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 जब बहुत सारा फोटो खींच लिए तो हमको मधुमक्खी का क्लाउड नज़र आने लगा। और वही पिक्चर हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो एरिया इलाका नज़र आ रहा है, इसी को हम क्या बुलाते हैं? ऑर्बिटल बुलाते हैं। तो समझ में आ गया ऑर्बिटल क्या चीज़ है। अब आपको डिफरेंस थोड़ा मोड़ा समझा देते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर। मतलब ये समझिए कि पिक्चर ऑफ ऑर्बिटल है, और ये क्या है? ये पिक्चर ऑफ ऑर्बिट है। बताइए तो कोई कंपैरिजन है दोनों का? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ यहीं घूम रहा है, यहीं घूम रहा है, यहीं घूम रहा है। और क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन वहाँ कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी घूम रहा है। मैंने 3D पिक्चर है। ये बोर्डवा के पीछे भी जाकर देखिए तो इलेक्ट्रॉन वहाँ नजर आ रहा है। ये आगे आके देखिए, मैंने पिक्चर वाइज से समझिए कि न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इधर उधर 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 इधर 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 कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो काफी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, 2D घूम रहा है? नहीं, 3D में घूम रहा है। यही चीज़ बताया किसने? स्क्रॉडिंजर ने। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ मिलेगा? बोला भैया कहीं भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल आप देख लिए हैं। तो अब यहाँ छोटा मोटा डिफरेंसेस है वो बता देते हैं, और आज के वीडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे,
अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए चीज़ों को। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस बता देते हैं आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्ट, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या है? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द लाइटवा बहुत आ रहा है जी, अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। अरे भैया वो सब लिख लेना पीछे से, हम खाली ब्रीफली हिंट कर रहे हैं। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे गड़बड़ बात कि इसमें सर्कुलर पाथ होता है, और इसमें जब देखिएगा ना तो बहुत तरह का पाथ होता है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं कि 3 डायमेंशनल पाथ, मतलब कि स्फेरिकल पाथ होता है। होता बहुत टाइप का है, लेकिन फिर भी स्फेरिकल होता है, और डम्बल टाइप का होता है। डम्बल देखे ना जिमों में जो उठाते हैं, जाते हैं हम भी, ऐसा बात नहीं है। डम्बल इस टाइप का ऐसा ही पाथ होता है। कभी कभी देखिएगा कि ऐसा ही पाथ होता है, डबल डम्बल देखने को मिलेगा भी आपको। स्फेरिकल पाथ तो भी आपको बना के दिखाइए दिए। ये कैसा होता है? ये प्लेनर मोशन के बारे में बताता है। प्लेनर मोशन, इलेक्ट्रॉन का कौन सा मोशन? प्लेनर मोशन। और ये कैसा बताता है? 3D मोशन के बारे में बताता है। 3D मोशन के बारे में बताता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको मालूम है ना कि एक सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2n²। मतलब एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। सेकेंड सेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। थर्ड सेल है तो 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसा चलता है ना सेल में। सब सेल में क्या होता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अभी खाली पिक्चर देख लो, बाद में डिटेल अगला क्लास में तो यही पढ़ाना है, क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल को कॉपी पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि बॉक्स बना लो, और ये हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। एक का एरो ऊपर की तरफ है, एक का एरो नीचे की तरफ है। अभी एरो ऊपर क्यों है, एरो नीचे क्यों है, सब अगले क्लास में पता चलेगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बता रहा है। अब ये अभी मैं नहीं कहूँगा, अभी मैं आपको सिर्फ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बताना चाहता था कि ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल का मैंने कुछ नाम रख दिया है, और हाँ आपको बता दूँ 1-2 ऑर्बिटल का नाम भी। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये सब भी नाम है। आपको अगले क्लास में सब मिलने वाला है। क्वांटम नंबर के टॉपिक में सब आपको डिटेल में मिलेगा। हमारा आज का जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है। टॉपिक का नाम में भूल जाते हैं, टॉपिक पूरा पढ़ा देते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि एरविन स्क्रॉडिंजर ने बनाया है और मिस्टर हाइजेनबर्ग ने मिलकर के नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंट तरीके से बनाया। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझें, याद रखिएगा। मैंने आपको इक्वेशन बताया, उसका ज़्यादा टेंशन, इक्वेशन याद नहीं करना है, बस साई क्या चीज़ है, साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इस बात को याद रखो कि साई जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, उसका जो भी वैल्यू आएगा साई स्क्वायर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। साई का तो छोड़ दो। और नोड के बारे में भी आपको बता चुके हैं, नोड के बारे में बता चुके हैं। या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा बस उतना ही याद रखो कि साई जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इंटेंसिटी बोल लें साइंटिफिक लैंग्वेज में, इंटेंसिटी कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो साई का वैल्यू ज़्यादा होगा, कम इलेक्ट्रॉन होगा तो साई का वैल्यू कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलवे नहीं करेगा तो साई का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरीके से याद रखो, बताएंगे आपको। अगले 1-2 क्लास वेट करो ना, एकदम बढ़िया से क्लियर करेंगे। जितना बताएं उतना तो याद रखो यार, कम से कम। उसके बाद आपको क्लियर कर दिया कि भाई स्क्रॉडिंजर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है ना। ऑर्बिटल कोई घर नहीं, कोई बना बनाया कमरा नहीं है, बस जहाँ इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी पाने का सबसे ज़्यादा है 90 to 95% न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी का नाम ऑर्बिटल रख दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि आज के टॉपिक में कुछ बचा। आज के टॉपिक में तो सब कुछ हो गया है डन। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और चीज़ों को पढ़िए अच्छे से। और बार बार आपको यही कह रहा है, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोशिश रहेगा कि और अच्छे से अच्छा वीडियो आपको बना करके दें। लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं, और जो बच्चे नहीं कोचिंग एफर्ट कर पा रहे हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नोट्स भी कई लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने तरफ से, हम लोग वर्मा क्लास की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों, अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें हमेशा की तरह। जय हिंद।